नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण शास्त्र से संबंधित है। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो कि लगातार एग्जामों में पूछा गया है और उस प्रश्नों को हम आपके बीच में लाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण जैव तकनीकी के अंतर्गत होता है। पर्यावरण की सफाई में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, बायोरिमेडिएशन या फिर GMMS संबंधित लाभ तथा हानियों का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश टेक्सास जंगली रूप में विलुप्त हो चुका है परंतु भारत के वानस्पतिक उद्यानों में संरक्षित किया गया है? वर्नोनिया सेवरेंसिस, एरिका वर्सिलेंटस, ब्रोमस वर्टिसिलेट्स या फिर ट्यूलिपा स्प्रेंजरी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्नोनिया सेवरेंसिस जो जंतु है, वो जंगली जो है ना टेक्सास, ये छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, भारत के वानस्पतिक उद्यानों से में संरक्षित करके रखा गया है, जो कि क्या है बाकी जगह से क्या विलुप्त हो चुका है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां से अगला प्रश्न है आपका, समुदाय का लक्षण निम्न में से कौन सा है? समुदाय का लक्षण है जाति विविधता, वृद्धि रूप, अनुक्रमण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो क्या है समुदाय का जो लक्षण है वो क्या है, जाति विविधता भी होता है, वृद्धि स्वरूप भी होता है और अनुक्रमण भी होता है। तो इस वजह से आपको ऑप्शन डी है वो लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अति संवेदनशील अभिक्रियाएं निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रतिस्पर्धा का, एंटीबायोसिस का, शोषण का या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अति संवेदनशील अभिक्रियाएं है दोस्तों, वो किस किस से संबंधित है? ये एंटीबायोसिस का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत स्थिर होता है? आर चयनित का, के चयनित का, आर एवं के चयनित दोनों का या फिर एन चयनित का? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसने पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया है? जनसंख्या विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, जल विस्फोट, गरीबी विस्फोट या फिर स्वच्छता का अभाव। तो यहाँ पर जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, प्रदूषित किया है दोस्तों, वो है आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही क्या होता है, पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंचती है। ये भोजन के रूप में, ऊर्जा, भवन, खाना पकाने, ईंधन के रूप में, परिवहन के रूप में, ये सभी जितने भी चीजें हैं उनके लिए बहुत अधिक क्या करती है, मांग पैदा करती है। और मांग जहां पर होता है तो जनसंख्या जैसे बढ़ गई तो मांग पैदा ही होगी, और इसी प्रकार से क्या गया प्रदूषण का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्तरजीविता वक्र का पैटर्न क्या होता है? अत्यधिक उत्तल, अत्यधिक अवतल, विकिरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अत्यधिक उत्तल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या के वास्तविक आला को चौड़ा करता है? अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या करते हैं, जनसंख्या के वास्तविक आला को चौड़ा करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
जनसंख्या में से जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर के वैज्ञानिक अध्ययन में रत व्यक्ति को जाना जाता है। जीवनी लेखक, भूजननान्यकी, मानव चित्रकार, भौगोलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जाना जाता है दोस्तों उस व्यक्ति को भूजननांकिकी के नाम से जाना जाता है। जननांकी जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक रूप से जो सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जनसंख्या के विखंडों में प्रजनन शक्ति पृथकत्व को कहते हैं। जनसंख्या विचलन, दरार युक्त विचलन, सिम्पैट्री, एलोपैट्री, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिम्पैट्री। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा की स्थिति क्या है? क्रांतिक रूप से संकटापन्न प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, सुभेद्य प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति। तो यहाँ पर जो रेड लिस्ट है दोस्तों, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार जो रेड पांडा की स्थिति क्या है, ये संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों एवं उनकी संबद्धता का सही युग्म है? आर्किड एक पेड़ पर पराश्रयिता, राइजोबियम मटर की गांठों में सहजीविता, अमरबिल दुरंत पर बाह्यश्रयिता, शी एनिमोन हर्मिट क्रेब पर कॉमन सेलिज्म, या फिर बी और डी दोनों। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी और डी दोनों है। यहाँ पर दोनों क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर सही युग्म है, बी और डी है क्या है, दोनों सही युग्म है यहाँ पर, है ना। राइजोबियम मटर की गांठों में सहजीविता होता है और शी एनिमोन हर्बिट क्रेब पर कॉमन सेलिज्म होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, किसी स्थान की जनसंख्या निम्न कारकों में से किसके द्वारा प्रभावित होती है? अनुकूल क्षमता पर, जन्म दर पर, प्रवासी पर, मृत्यु दर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रभावित होती है, किसकी जो जनसंख्या है वो प्रभावित होता है, तो ये अनुकूल क्षमता पर भी प्रभावित होता है, जन्म दर भी प्रभावित होता है, प्रवास पर भी प्रभावित और मृत्यु दर पर, तो ये सभी है वो आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2001 में, 1961 में, 1951 में, 1947 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 में भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये सभी प्रश्न है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, जापानी। तो जो क्लाइमेट शब्द है दोस्तों वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से है वो क्लाइमेट शब्द है उसको लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोडो क्या है? लुप्त पक्षी है, खाद्य पदार्थ है, दर्शनीय स्थल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डोडो क्या है दोस्तों, ये है आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लुप्त पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी है वो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत विकास के लिए हमें जैविक विविधता का संरक्षण करना पड़ता है, प्रदूषण का निरोध करेंगे और उसका नियंत्रण करके रखेंगे तो, और निर्धनता को घटाएंगे तो ये एक रूप से सतत विकास का कार्यक्रम के हिस्से हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल, नारंगी।
तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों दृश्य प्रकाश में, तो वो लाल रंग में सर्वाधिक क्रिया है वो होती है, और जो आपका जो बैगनी रंग होता है दोस्तों वॉयलेट है, उसमें कम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में, केरल में, कोंकण में या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पर पलाचीमाड़ा है दोस्तों, वो आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नव नियतिवादी अवधारणा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सतत व स्थायी विकास है दोस्तों, वो नव नियति अवधारणा के ऊपर संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, नव संरक्षण वर्ष या फिर जल संरक्षण वर्ष? तो यहाँ पर 2002 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वर्ष 2002 है उसको सतत विकास दर है वो उसके लिए घोषित किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक इकाई जैव समूह कहलाता है? संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, सक्सेशन, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स या फिर क्रम की शिडल? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4? तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में ना जो आपका C2 चक्र है, C2 चक्र है कार्बन चक्र जिसको बोलते हैं, वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ना, उसको कौन कौन है वो जोड़ती है वायुमंडल में? तो ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन है वो निकलता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। श्वसन के माध्यम से जो CO2 है वो निकलता है। जैव पदार्थों के अपक्षय होने से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता है, और ज्वालामुखी क्रियाएं होती तो उससे भी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में? तो यहाँ पर जो सौर विकिरण है दोस्तों मतलब सूर्य की किरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? वो जल चक्र में निभाता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सूर्य पड़ता है वो जल को क्या करता है ऊपर भाप के रूप में है वो ले जाने में मदद करता है। जो तालाब है, सागर है, उसमें वाष्पन करने के लिए है ना, जो वाष्पन की क्रिया करने के लिए क्या आता है सूर्य की किरणें हैं उनकी आवश्यकता होती है, और ये ऊपर में जलाकर वाष्पन होने की वजह से ये मेघ के रूप में, बादलों के रूप में संघनित हो जाता है, और संघनन की क्रिया के द्वारा है दोस्तों वो वाष्प है वो वर्षा के बूंदों के रूप में फिर से हुए जमीन में गिरता है। तो ये एक चक्र है वो चलता रहता है। तो ये जल चक्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक या फिर द फ्यूचर वी हैक? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था दोस्तों? तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर है ना। जो द फ्यूचर वी वांट है ये इसका प्रमुख शीर्षक रहा था। यह सम्मेलन है दोस्तों आपका ब्राजील के जो रियो है, ब्राजील है ना, वहां पर रियो है, उसमें आपका 1992 में क्या है
इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, है ना, ये पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद 2012 में ब्राजील के रियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो 20+ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की माप निर्भर करती है हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर ताप क्रम पर। तो यहाँ पर वर्षा की जो माप है दोस्तों वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20+ सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकार पैनल का सम्मेलन है, या फिर यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, रियो +20 सम्मेलन क्या था? तो यह धारणीय विकास दर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था वो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में या फिर 1997 में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 है उसका आयोजन है वो किया गया था। ये भी सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में किया गया था। इसलिए इसे रियो +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा 21 के मानकों पर मूल्यांकन करना था। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयतन मंडल में? तो यहाँ पर ओजोन गैस है दोस्तों उसको सर्वाधिक रूप से उसका परत है वो कहाँ पर, कौन से मंडल में पाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस का जो सर्वाधिक रूप से संकेंद्रण या फिर केंद्रीकरण कहाँ पर होता है? समताप मंडल में किया जाता है। इसका 90% भाग समताप मंडल में, 10% भाग क्षोभ मंडल में क्या है उपस्थित रहता है। तो दोस्तों ये 30 पूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न बोलता है, सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फफूंद के द्वारा। यहाँ पर जो सोयाबीन है उसमें पीला मोज़ेक बीमारी है वो फैलता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया है? तो केस्कोग्राफ के जो जन्मदाता है दोस्तों वो कौन है? यहाँ पर किसने बनाया इस इंस्ट्रूमेंट को? जे.सी. बोस ने, एस.एन. साहनी ने, बीरबल साहनी ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जे.सी. बोस के द्वारा जो केस्कोग्राफ है उसका निर्माण है वो किया गया है। केस्कोग्राफ का उपयोग दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने के लिए है वो किया जाता है। इसको सीजी व्यापम के अंदर फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और साथ में आपको यहाँ पर जो पुट दिया है उसमें आपको इसका आंसर है बताना है। सूची 1 में दिया है उत्पाद्य है और दूसरा में सूची 2 में दिया है उसका जो प्रमुख स्रोत है जहाँ से प्राप्त किया जाता है उनको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो अफीम है ना, अफीम है वो आपका फल होता है, फल से प्राप्त किया जाता है। हींग है उसको जड़ से प्राप्त किया जाता है, हींग है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर को जो पौधे के तो तना वाला भाग है वहां से प्राप्त किया जाता है और जो कुनन है उसको छाल से है, पौधे की जो छाल है उससे प्राप्त है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2017 में इसको सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? बुशिन है,
कैफीन है, एलिनिन है या फिर थीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैफीन नामक पदार्थ है जो दोस्तों चाय पत्ती और कॉफी में है वो पाया जाता है, जो कि उत्तेजक का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, पान में प्रयुक्त कत्था अथवा कटाचू निम्न में से किस पौधे या वृक्ष से उत्पादित होता है? वट वृक्ष से, पीपल वृक्ष से, साल वृक्ष से या फिर खैर वृक्ष से। तो दोस्तों जो पान खाते हैं उसमें जो आपका जो कत्था है उसका उपयोग किया जाता है, तो वो कौन से वृक्ष से है प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, खैर वृक्ष से है वो प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो खैरवाड़ जनजाति है उनके द्वारा है कत्था है उसको निकाला जाता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सीजीबीएफएम के द्वारा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त तत्व क्या कहलाता है? कैफीन, सोलानाइन, हाइड्रोजन साइनाइड या फिर लेक्टिन्स। तो यहाँ पर जो दो विषाक्त पदार्थ है, मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट है, वो क्या चीज़ है? आलू में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सोलानाइन है वो क्या है? आलू में पाया जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कर्नॉल बंट एक रोग है, तो ये किस में होता है दोस्तों? कर्नाल बंट है वो पौधों या फिर पादपों में, जीवों में, मनुष्यों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर जो कर्नाल बंट रोग है दोस्तों वो पौधा होता है, उसमें एक प्रकार से रोग होता है। इसको सीजीबीएफएम के द्वारा 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधों को प्राप्त होता है? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या फिर कृत्रिम जल। तो यहाँ पर मृदा जल का कौन सा रूप है दोस्तों जो पौधों को प्राप्त होता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, केशिका से है वो क्या करते हैं? पौधे मृदा जल है उसको प्राप्त करते हैं पौधे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन ऊड पौधा है? शंकर मक्का, बीटी कपास, शरबती गेहूं, बासमती चावल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल से हो जाएगा, बीटी कपास होता है उसमें से ये क्या होता है? एक प्रकार का ऊड पौधा होता है। इसको सीजीबीएफएम के द्वारा 2013 में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया में, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है, जो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों उसमें 46% तक क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अगला प्रश्न बोलता है, खरपतवारों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है? रासायनिक, यांत्रिकी, भौतिक या फिर बायोलॉजिकल। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, खरपतवार को नियंत्रित करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो यांत्रिकीय विधि होती है। इसको सीजीबीएफएम के अंदर फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था वो 2013 में, उसमें से लिया गया प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया व्यापम के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसमें पूरा क्वेश्चन को लाया हूँ मैं। व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम हुआ था, उसमें सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है उसमें पूछा गया प्रश्न 2021-22 का, 2012, 13, 14, 15 इतने से है वो पूरा लाया गया है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर किस फसल की जल मांग सबसे अधिक होती है? धान की, कपास की, गन्ना की या फिर सोयाबीन। तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस फसल को होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो धान है उसको सबसे ज्यादा जो जल है उसकी आवश्यकता होती है ना। इसको सीजीबीएफएम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी में मुख्य सक्रिय तत्व क्या होते हैं? निकोटीन, कैफीन, एस्पिरिन या फिर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाय और कॉफी में जो सक्रिय तत्व होता है वो कैफीन है, पदार्थ है जिसमें
पाया जाता है। इसको भी सीजी व्यापम में 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, पादपों में जल परिवहन को समझाने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? जैववाद, मूलदाबवाद, भौतिकवाद या फिर अंतःशोषणवाद। तो यहाँ पर जो पादप है दोस्तों उसमें जो जल परिवहन है, जल परिवहन उसको समझाने वाला जो मान्य सिद्धांत है वो क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, भौतिकवाद के थ्रू है वो इसको सटीक रूप से समझाया गया है। सीजी व्यापम के इसको 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में इस प्रश्न को सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का क्या है? फलदार पौधा है, फफूंद है, पौधे जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे हो या फिर कवक। तो यहाँ पर मशरूम क्या चीज है दोस्तों? तो ये होता है आपका जो एक प्रकार का फफूंद है, फंगस होता है ना। इसको खाने के रूप में है वो उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया हुआ है उसको, इस स्टेटमेंट है उसको आपको विचार करना है, जो सही असत्य कथन है ना, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला बोलता है, ग्रीन केमिस्ट्री विषहीन अभिकर्मकों एवं विलायकों से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओजोन परत भूपरत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर निर्मित होता है। तीसरा कथन है, पत्तों में हरे रंग का हार्श फ्लोरोसिस कहलाता है। और चौथा स्टेटमेंट बोलता है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण लौह एवं इस्पात उद्योग एवं थर्मल पावर प्लांट होता है। यहाँ पर दोस्तों जो कौन कौन सा असत्य कथन है उसको आपको बताना है। यहाँ पर जो असत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो बिल्कुल गलत है। ओजोन परत भूपरत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर निर्मित होता है, तो नहीं, यहाँ पर जो 16 से 23 किलोमीटर के बीच में दोस्तों है ना, जो ओजोन परत है वो उसका निर्माण क्या होता है, जो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित करके रखते हैं, जिससे हमें क्या होता है, कैंसर जो सबसे खतरनाक बीमारी है दोस्तों कैंसर, उससे होने से हमारे रोकता है ना। उसके बाद क्या है, तीसरे स्टेटमेंट है, पत्तों में हरे रंग का हाश फ्लोरोसिस कहलाता है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों ये भी स्टेटमेंट। पत्तों में जो हरे रंग का हाश होता है उसको फ्लोरोसिस है वो नहीं कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? 16 अणु, 18 अणु, 20 अणु या फिर 24 अणु? यहाँ पर इसको सीजीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों 18 है ना, 18 एटीपी है उनका ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ग्लूकोज है दोस्तों उसमें एक अणु का संश्लेषण के लिए 2 एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। एक अणु को संश्लेषण करने तो उसके लिए 2 एटीपी क्या है, 2 एटीपी अणु जारी किए जाते हैं और 18 एटीपी अणुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए हमें 18 एटीपी अणुओं का संश्लेषण किया जाना होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2020 में पूछा गया है, ये भी सीजीपीएससी के एग्जाम में, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? पोटेशियम, जिंक, बोरॉन या फिर क्लोरीन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो पोटेशियम है वो आपका क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात किया जाए तो दोस्तों तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ना, ये प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर आपका पोटेशियम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है मुक्त अवस्था में वो कहाँ से आती है? ऑक्साइड के विसरण में, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, जल वाष्प के अपघटन से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अपघटन से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों उससे क्या है, O2 है उसको मुक्त किया जाता है, इसी के माध्यम से वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो बनी रहती है। तो वायुमंडल में दोस्तों यहाँ पर 20.95% क्या होता है, आपका ऑक्सीजन है वो
पाया जाता है, जिसको डायरेक्टली 21% है वो लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 20.95% है ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पादपों में किस उत्सर्जी पदार्थ के कारण कच्चे फल कड़वे एवं खट्टे होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है रेजिन, टेनिन, लेटेक्स या फिर ग्लूकोसाइड्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिन की उपस्थिति से क्या होता है, जो ये एक उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों टेनिन, जिससे कच्चे फल कड़वे और खट्टे हो जाते। इसको क्षेत्र परियोजना सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का एग्जाम होता 2021 में बीपीआर का, उसमें यहाँ पर लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ब्रायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है? विखंडन का, मुकुलन का, कायिक प्रवर्धन का या फिर पुनर्जनन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन है क्या कहते हैं ब्रायोफिल्म का उदाहरण है। तो ब्रायोफिल्म रहता है उसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से क्या है वो निकाला जाता है। सीजी व्यापम के द्वारा FCFI एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, स्ट्रोमा में या फिर थैलाकॉइड में? तो यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में। तो ये होता है आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रोमा में होता है। इसको सीजीव्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम होता 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफी में, चाय में, शीतल पेयों में या फिर उपयुक्त सभी में? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या है, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैफीन स्टिमुलेंट है वो कॉफी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है और शीतल पेय पदार्थ है उसमें भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, लक्षणों की वंशागति के नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने या फिर ह्यूगो डी ब्रेज ने? तो जो लक्षणों की वंशागति की है दोस्तों, उसको ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा है क्या गया प्रतिपादित है वो किया गया था। इसको सीजी व्यापम के फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम होता 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कीसर जिसको ज़ाफ़रान पौधा कहा जाता है ना, तो कीसर पौधा का कौन सा भाग का उपयोग मसाला कीसर या ज़ाफ़रान प्राप्त करने में होता है? पत्तियों का उपयोग किया जाता है, उसको स्टिग्मा कहा जाता है, फल कहा जाता है या फिर पंखुड़िया कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको जो प्राप्त होता है दोस्तों वो कहा होता है, जो शुष्क स्टिग्मा वाला भाग होता है वहाँ से इसको मसाला प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये दोस्तों भारत में जो कश्मीर है ना, कश्मीर है वहाँ पर ये इसकी उपलब्ध उत्पादकता है वो होती है, जो ठंडा इलाका है वहाँ पर है ये केसर है वो प्राप्त है। भारत में सिर्फ कश्मीर बश में जम्मू कश्मीर है वहाँ पर है ये इसको केसर को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों में विसरण के कारण पानी प्रवेश करता है वह क्या है? सक्रिय अवशोषण, अक्रिय अवशोषण, एंडोसाइटोसिस या फिर पराशरण? तो यहाँ पर जो जड़ है दोस्तों वो विसरण के माध्यम से क्या करते हैं, पानी प्रवेश करते हैं। तो किस में होता है? तो अक्रिय अवशोषण के माध्यम से है वो संपन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश या फिर पीला प्रकाश में? तो यहाँ पर जो तरंगदैर्ध्य है दोस्तों, तरंगदैर्ध्य इसको ध्यान में रखिएगा, तो वो प्रकाश संश्लेषण का सर्वाधिक अवशोषण कौन से रंग में होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल से हो जाएगा, नीला प्रकाश है उसमें जो तरंगदैर्ध्य है ना, तो वो उसका सर्वाधिक अवशोषण है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन? तो यहाँ पर जो पादप हार्मोन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका जो पादप हार्मोन है वो होता है साइटोकाइनिन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन के लिए, अमीनो अम्ल का परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए या फिर ऑक्सीजन का
परिवहन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन है वो पौधों में करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है ना। यहाँ पर हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, ए एवं बी दोनों में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हरे पौधे दोस्तों उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और प्रकाश संश्लेषण में जो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।